हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखो, अब की बार हमें JRF चाहिए। क्या चाहिए? JRF चाहिए हमें। अब की बार JRF चाहिए भाई, JRF रट लगा लो। JRF जो ये टाइम बना है ना, एक्स्ट्रा टाइम मिला है हमें। कितने दिन का? 48 दिन का। वो क्यों मिला है? क्योंकि वो हमें JRF दिलाना चाहता है। दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। ये मौका आपको अपनी लाइफ में कभी दोबारा नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना। अब ये डिपेंड आपके पर करता है कि आप इस मौके का उपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो। इट डिपेंड ऑन योर सेल्फ। लेकिन ध्यान रखना, रियल में ही आपके लिए बहुत शानदार मौका है। अब आप बहुत ही आसानी के साथ JRF क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ भी बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ो। अब जो टाइम बचा हुआ है उसका में हर एक मिनट का वैल्यू समझो, हर एक सेकंड की वैल्यू समझो। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ढेर सारे कमेंट्स करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहना वीडियो को, क्योंकि ये आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना, बिल्कुल सेम आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव चलाता हूँ, उसका एक कारण है। जब हम वैसे लाइव चलते हैं तो हम 1 घंटे में समथिंग 30 से 40 क्वेश्चन कवर, 30 क्वेश्चन के आसपास ही कवर कर पाते हैं। लेकिन यदि मैं इस तरीके से लाइव चलूँगा तो आपको 100% मैं आधा घंटे में ही समथिंग 25 क्वेश्चन करवा दूंगा, 1 घंटे में समथिंग 50 क्वेश्चन। और ये वो टाइम है, हमें यहाँ पर हर एक मिनट की वैल्यू समझनी होगी। हर एक मिनट की वैल्यू, एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमें यहाँ पर समझ के चलना होगा। ठीक है, तो चलो अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं आप सभी के साथ। बिल्कुल डेडिकेशन फुल अच्छी तरीके से हो जाओ आप। ठीक है, फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने औसत ऊंचाई के मानचित्र पर प्रदर्शन हेतु बिंदुओं का प्रयोग किया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर किसी को आंसर देना है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर होगा भाई रॉबिन्स। देखो ये क्वेश्चन मैं कई बार सोल्व करवा चुका हूँ, कई बार। अभी भी गलत करो तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई लोगों, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, N/12 स्थलाकृतिक पत्रक के लिए निम्न में से कौन सा ऐसा सत्य नहीं है। यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है, किसके लिए? N/12 स्थलाकृतिक पत्रक के लिए। मापक 1:50,000, विस्तार 4 × 4, 4 डिग्री देशांतर टू 4 डिग्री अक्षांश, समोच्च रेखाएं 20 मीटर के अंतराल पर खींची जाती हैं। 63 अंक वाले भूपत्रक के 256वें भाग को प्रदर्शित करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर कोई आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का। देखो ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो ये समझो आपकी मतलब बहुत नीचे पोजीशन जा सकती है। आप यदि इस तरीके के क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सही करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके स्कोर पर। यह क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं दिलाएगा आप यदि इसको सही करोगे तो। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो समझो आपका सिलेक्शन 100% रुकेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो मोस्टली कैंडिडेट सही करके आएंगे। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली कैंडिडेट सही करेंगे। ठीक है, देखो भाई मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। ये जो 4/4 है ना, 4 डिग्री देशांतर से 4 डिग्री अक्षांश, ये किसका होता है? ये होता है एक मिलियन पत्रक का। जैसे हम 43 लिख सकते हैं, 53 लिख सकते हैं, 65 लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? मिलियन पत्रक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखी जाए, जिसका मापक होता है 1:50,000 होता है। समुच्च रेखाओं के बीच का जो अंतराल होता है वो 20 मीटर का होता है, और 63वें अंक के 256वें भाग को भी आसानी से दिखाया जा सकता है। यहाँ पर ये होगा 15 डिग्री अक्षांश से 15 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं है यहाँ पर, इंच है। ठीक है, मिनट है, सॉरी मिनट, इंच नहीं, मिनट होता है, मिनट 15 डिग्री होता है फिर मिनट होता है, तो 15 मिनट से 15 डिग्री देशांतर के बीच में होता है। देशांतर नहीं है यहाँ पर, मिनट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। अब भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, धुंध, कुहासा, ओला, तड़ी, झंझा,
कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तड़ित झंझा, ओला, कुहासा और धुंध। देखो यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ आपको। तड़ित झंझा, ओला, कुहासा और धुंध। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, धुंध बिल्कुल सही है उल्टे आठ के द्वारा, कुहासा बिल्कुल सही है दो रेखाओं द्वारा, ओला भी सही है। यहाँ पर मैंने बताया था ओला बिल्कुल डार्क होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल गलत है, तड़ी झंझा वाला। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिनमें थोड़ी थोड़ी आपको मिस्टेक देखने को मिल सकती है, लेकिन उन मिस्टेकों को मैं सोल्व करूँगा। यदि एक ग्लोब की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोल प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी? बताओ भाई। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको निकालते हैं। यहाँ पर वैसे आएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्यों आएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर इसका सूत्र होता है 2πr cos थीटा। क्या होता है? 2πr cos थीटा। भूमध्य रेखा की लंबाई 2πr cos थीटा होती है। यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, तो हम इसको फिलअप कर देंगे। ध्यान रखना पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आपने 10 तक पढ़ा होगा बहुत सारी बार, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, अब इसको रखेंगे, सोल्व कर लेंगे। निम्नलिखित विधियों में से कौन एक देश की जनसंख्या के घनत्व वितरण को दिखाने हेतु रेखाओं का प्रयोग करती है? ठीक है, कोरोक्रोमेटिक, कोरोप्लेथ, कोरोस्मेटिक और आइसोप्लेथ। देखो आपको पता हो तो, आपने यदि रामायण महाभारत देखी हो तो वहाँ पर एक सीन आता है जिसमें गुरु अपने शिष्यों को बोलता है कि यदि आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो जो मेरी ये शिक्षा है ना, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, ये आपका एन वक्त भूल जाओगे आप। बिल्कुल सेम रूल यहाँ पर है। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो एन वक्त ये मेरी शिक्षा आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये सारा काम ध्यान रखो आप। आपको क्या क्या पढ़ाना है, कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ाना है, ये मैं अपने ऊपर ले रखा हूँ। सब्सक्राइबर बढ़वाना, चैनल को शेयर करना, प्रमोट करना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रखा हूँ। ठीक है, बताओ। तो देखो मैं यहाँ पर सारा ही बता देता हूँ आपको, बहुत गजब वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर चलते हैं हम। देखो कोरोक्रोमेटिक, कोरोस्मेटिक के बारे में आपको कई बार बता चुका। कोरोक्रोमेटिक में क्या है? 3 बार है, जबकि कोरोस्मेटिक में क्या है? 2 बार है। इसलिए कलर, कोरोक्रोमेटिक कलर दोनों सेम है। कोरोस्मेटिक से स्थलाकृति, हम इसको प्रतीक भी बोलते हैं, सिंबल। सिंबल सिंबल याद कर लो, प्रतीक। कोरोस्मेटिक से सिंबल, ऐसे लिखते हैं सिंबल। ठीक है, तो ये से है ना, कोरोस्मेटिक का से वो सिंबल से मिल रहा है, मतलब प्रतीक। कोरोक्रोमेटिक, इसमें को 3 बार है और उस साइड कलर होता है, कलर। तो कै दोनों मिल रहे हैं। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ध्यान रखना, कोरोक्रोमेटिक और कोरोस्मेटिक। कोरोक्रोमेटिक में 3 बार क्या है, कोरोस्मेटिक में 2 बार क्या है। ठीक है, और यहाँ पर से जो सिंबल से संबंधित है, तो सिंबल का मतलब होता है चिन्ह या प्रतीक। तो यहाँ पर जो घनत्व होता है उसको दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतीकों और या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जबकि कोरोक्रोमेटिक में इसमें को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। देखो क्वेश्चन को यहाँ 2 से कॉम्प्लिकेट बनाता है, यहाँ 2 से बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद कोरोप्लेथ। कोरोप्लेथ में क्या होता है? विभिन्न छायाओं के द्वारा। ठीक है, कोरोप्लेथ में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की छाया होती हैं। आइसोप्लेथ में क्या होता है? समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। आइसोप्लेथ क्या होता है? समान मूल्य व या स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ठीक है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। आइसोप्लेथ में क्या होता है? समान मूल्य या घनत्व को मिलाने वाली रेखाएं होती है। देखो एक अंतर्वेशन होता है, आपने सुना होगा, यदि आपको ध्यान हो तो, यदि थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपने। एक अंतर्वेशन क्वेश्चन आता है कि अंतर्वेशन किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना जो अंतर्वेशन है वो आइसोप्लेथ से संबंधित है। किससे संबंधित होता है? आइसोप्लेथ से संबंधित होता है। अंतर्वेशन आइसोप्लेथ से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सी सौर्य तरंग सुदूर संवेदन तकनीकी में उपग्रहों द्वारा प्रयोग की जाती हैं? बताओ भाई, कौन सी सौर्य तरंग सुदूर संवेदन तकनीकी में उपग्रहों द्वारा प्रयोग की जाती हैं? ताप या इंफ्रारेड तरंगे हैं, एक्सरे तरंगे हैं, कॉस्मिक तरंगे हैं और पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट वेब हैं। बताओ सुदूर संवेदन में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, सुदूर संवेदन में उपग्रहों द्वारा ताप या इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किनका? ताप या इंफ्रारेड तरंगों का। बहुत गजब का क्वेश्चन है, हर कोई आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का।
देखो जहाँ पर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, समझना मैं बता दूंगा। जो क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, बाकी देखो ये क्वेश्चन है एवरेज क्वेश्चन है, मोस्टली सब सही करेंगे ये क्वेश्चन। मैं नहीं समझाने वाला इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं बताऊंगा, ऐसे कैसे आगे चलूंगा। जहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें भी मैंने बहुत सारी बार बता दी आपको कि चौवन इसको मिलियन पत्रक बोलते हैं, और इसमें 1 इंच बराबर 16 मील होता है, और 1 मल्टीप्लाई 1:10 लाख का रेशियो होता है, और 4 × 4 होता है। तो ये मैं सारा बता चुका, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। सापेक्षिक उच्चावच दर्शाया जाता है, बताओ भाई सापेक्षिक उच्चावच किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रेंज एवं हेनरी विधि द्वारा, रॉबिन्स विधि द्वारा, G.H. स्मिथ विधि द्वारा, या वेंटवर्थ विधि द्वारा? बताओ भाई सापेक्षिक उच्चावच किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आज की क्लास हमारी समथिंग 1 घंटे के आसपास की चलाऊंगा मैं, और देखो वीडियो को लाइक कर दो, ये काम करना मत भूलना प्लीज़, और ना ही चैनल को शेयर करना भूलना, ना चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। जो जो आपको समस्या है वो कमेंट करके मेरे साथ बताना है, ठीक है। देखो मैं आपको पूरी छूट दे रखा हूँ, आप कहीं भी कंफ्यूज हो, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हो। इसके अलावा हमारा 4 दिन से ये 5वां या 6वां चैप्टर है कार्टोग्राफी का। कार्टोग्राफी हम एक यूनिट वाइज चल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में यूनिट वाइज पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर हम उस लेवल तक पढ़ाएंगे आपको कि कैसा भी क्वेश्चन आए आप कभी भी गलत नहीं करोगे। और इन सभी की PDF लेना चाहते हो तो भाई ये है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, अब ले लो, ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला आपको। 7891 350470। सापेक्षिक उच्चावच को दिखाने के लिए हम बताए देते हैं आपको डिटेल से। सापेक्ष उच्चावच विधि G.H. स्मिथ ने दी थी, ढाल वर्ग विधि रेंज व हेनरी ने दी थी, औसत ढाल विधि वेंटवर्थ और फिनस्टर ने दी थी, ठीक है। औसत ढाल विधि किसने दी? वेंटवर्थ और फिनस्टर ने दी। ढाल वर्ग विधि रेंज और हेनरी ने दी। सापेक्ष उच्चावच विधि स्मिथ ने दी। भाई निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? बताओ भाई, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है जो अलग है, भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आपको बताना है। तो देखो यदि सारे आ जाए, बैंड ग्राफ आ जाए, बैंडोग्राफ आ जाए, पॉलीग्राफ आ जाए, साधारण रेखा आरेख आ जाए, या मिश्रित दंड आरेख आ जाए, ये चारों ऑप्शन में रहते हैं, तो जो साधारण रेखा ग्राफ है वो अलग होगा। साधारण रेखा ग्राफ में दिए हुए क्षेत्र या स्थान के किसी एक तथ्य को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि शेष 3 में से एक अधिक तथ्यों को प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्यों अलग है साधारण रेखा ग्राफ, मैंने आपको समझा दिया है कि साधारण रेखा ग्राफ में दिए हुए क्षेत्र या स्थान के किसी एक तथ्य को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि शेष 3 में एक से अधिक तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है। भाई ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, मैं इसका नहीं बताऊंगा क्यों सही है कैसे सही है। देखो बिल्कुल ही सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाता है। ये याद करने का मैंने तरीका बता दिया, अदरवाइज आप खुद भी यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं। एक तड़ित झंझा से कन्फ्यूज करता है वो, एक रेतीले तूफान से कन्फ्यूज करता है ये, एक वर्षा में जो वर्षा की बौछार है उससे कंफ्यूज करता है, एक ओलों से। तो ओलों का तो मैंने बता दिया डार्क होता है त्रिभुज। ओलों के में क्या होता है, जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, बिल्कुल डार्क होता है, सॉरी सुलटा त्रिभुज होता है, ऐसे बिल्कुल डार्क होता है त्रिभुज। ये तो क्या है, ओला है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है भाई लोगों। आओ भैया कि थोड़ा सा आओ। देखो ये हमें नहीं पढ़ना है, प्रोजेक्शन कोई सा भी नहीं पढ़ना है हमें। अब आ जाओ देख लो, मैंने बता दिया था ना यहाँ से क्वेश्चन हर, और देखो ध्यान रखना ये जो सिंबल है ना यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा। तड़ित झंझा, ओला, धुंध और कुहासा। तो देखो मैं समझा देता हूँ, वही है यहाँ पर आंसर, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि आप इसी किसी को पढ़ो। यहाँ से आपको पता चल रहा है तड़ित झंझा ये है भाई, ओला ये है, और धुंध ये है। धुंध को इस तरीके से दिखाया जाता है, ओला को इस तरीके से दिखाया जाता है, तड़ित झंझा को इस तरीके से दिखाया जाता है। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी किसी प्रदेश या देश में जनसंख्या घनत्व के वितरण को दिखाने के लिए रेखाओं का प्रयोग करती है?
तो देखो, किसी प्रदेश या देश की जनसंख्या घनत्व को दिखाने के लिए बिंदुओं का प्रयोग विभिन्न छायाओं के द्वारा जनसंख्या घनत्व किस में दिखाया जाता है? कोरोप्लेथ में। विभिन्न छायाओं द्वारा जनसंख्या घनत्व कोरोप्लेथ में, और रेखाओं के द्वारा जनसंख्या घनत्व दिखाने के लिए कौन सा आरेख सबसे बेस्ट होता है? आइसोप्लेथ होता है। ठीक है, आइसोप्लेथ में क्या होता है? आइसोप्लेथ में जो जनसंख्या घनत्व उसको दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। भाई लोगों ध्यान रखना, अब की बार हमारा जर्फ कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, कोई भी किसी भी हाल में अब की बार आपका जर्फ नहीं रोक पाएगा, मेरी गारंटी है। गेहूं की पैदावार के पूर्वानुमान के लिए कौन से सांख्यिकी विधि उपयुक्त होगी? बताओ, गेहूं की खेती के पूर्वानुमान के लिए कौन सी सांख्यिकी विधि उपयुक्त होगी? मानक विचलन विधि, काय स्क्वायर विधि, सहसंबंध विधि या प्रतिगमन विधि? बता दो भाई आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ पर प्रतिगमन आएगा। क्या आएगा? प्रतिगमन आएगा। गेहूं की पैदावार के पूर्वानुमान के लिए कौन से सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रतिगमन का। क्वेश्चन बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है ये। ठीक है, ध्यान रखना। वैसे ये क्वेश्चन है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के हैं। आंसर बता दोगे इसका? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं कैंसिल करता हूँ ऐसे कैसे बिना बताए आंसर। ऑप्शनों पर मत चलना, क्योंकि ऑप्शन गलत हो सकते हैं। ये ऑप्शन वाले आंसर हैं, ये गलत हो सकते हैं। ये गलत नहीं होता है। ठीक है, ये वाला जो रेशियो होता है, ये वाला पार्ट होता है, कभी गलत नहीं होने वाला। ये वाला गलत हो सकता है। भारत की डिग्री भू आकृतिक शीट का मापक होता है? बताओ भाई बताओ। भारत की डिग्री भू आकृतिक शीट का मापक होता है 1:50,000, 1:1,00,000, 1:2.5 लाख, 1:10 लाख। है कोई सही आंसर बताने वाला? मेरे को पता है, मेरे को ही बताना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा 1:, कितना? 2.5 लाख। ठीक है, भारत का डिग्री भू आकृतिक शीट का मापक होता है कितना? 1:2.5 लाख। इसको थोड़ा सा पढ़ लो भाई लोगों। मिलियन मानचित्र मिलियन में होता है, 1:10 लाख होता है। डिग्री शीट 1:2.5 लाख होता है। आधा डिग्री शीट 1:1 लाख होता है। चौथाई डिग्री शीट 1:50,000 होता है। एक इंच पत्रक और होता है। इंच पत्रक में क्या होगा, मैं लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर होगा 1 इंच पत्रक, यहाँ पर होगा 1/2 इंच पत्रक, और यहाँ पर होगा 1/4 इंच पत्रक। मान सारा सेम होगा, नाम बदल जाएगा। ठीक है, इसको दोनों तरीके से याद रखना। इंच पत्रक में डिग्री शीट बराबर 1/4 इंच पत्रक, आधा डिग्री शीट बराबर आधा इंच पत्रक, और चौथाई डिग्री शीट बराबर 1 इंच पत्रक। तो ये सारा का सारा आपको सही ढंग से मिलान करना है। हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है। बताओ, जो हीदर ग्राफ है ना, वो किसके संबंध को प्रदर्शित करता है? बता दो भाई आंसर। हीदर ग्राफ किसके संबंध को प्रदर्शित करता है? तापमान और वायुदाब के बीच, तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता के बीच, तापमान और वर्षांत के बीच, आर्द्र बल्ब तापमान और वर्षांत के बीच। हर किसी को सही आंसर देना है भाई लोगों, यहाँ पर हर किसी को, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आएगा भाई तापमान और वर्षा के बीच, तापमान और वर्षा के बीच। एक डिग्री से कम मंद ढाल की प्रवणता से दर्शाया जाता है। 1 डिग्री से कम मंद ढाल को प्रवणता से दर्शाया जाता है 1/100, 1/60, 1/30, 1/10।
तो देखो यहाँ पर सही आंसर है 1/100। क्या आएगा? 1/100। 1 डिग्री से कम मंद ढाल को प्रवणता से दिखाया जाता है, वो है 1/100। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई लोगों, बहुत गजब के क्वेश्चन है सारे के सारे। ग्रीनविच से एक तार 12 बजे दोपहर को भेजा गया। संचरण का समय 12 मिनट था। यह किसी शहर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर है 97 ईस्ट, 87 ईस्ट, 87 वेस्ट, 97 वेस्ट। बताओ। तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मैं देखो आपको बताता हूँ। यहाँ पर 87 ईस्ट आएगा। देखो दोनों के समय का अंतराल, दोपहर को 12 बजे भेजा गया, संतरण का समय 12 मिनट था, शाम को 6 बजे पहुंचता है। ठीक है, तो हमें दोनों के टाइम का अंतर निकालना है कि भाई दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना था। 12 घंटे टोटल होते हैं, जिसमें से वो शाम को 6 बजे पहुंच गया, तो फिर उसमें से हम क्या करेंगे, 6 घंटे बच गए हमारे पास, है ना। उसमें से 12 मिनट कम करेंगे हम। नहीं समझ में आया? टोटल 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में से वो क्या किया, शाम को 6 बजे पहुंच गया। तो शाम को 6 बजे पहुंच गया, तो इस तरीके से भी लगा सकते हो कि कोई भी चीज़ है तो दोपहर को 12 बजे चल रही है, 12 बजे चल के शाम को 6 बजे पहुंच रही है, तो मतलब 6 घंटे चली गया वो। तो 6 × 6 कितना हो गया, 360 हो गया। और 12 मिनट पहले पहुंच जाती है। 12 मिनट किस में टाइम लगा, संचरण में टाइम लगा, तो वो 12 मिनट हम कम कर देते हैं। कितना टाइम लगा, 348 मिनट का टाइम लगा। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो दोबारा से देखे ना। दोपहर को 12 बजे भेजा गया, संचरण का समय 12 मिनट था। यह किसी नगर में 6 बजे शाम को पहुंचता है। नगर का देशांतर बताना है। ठीक है, 12 घंटे टोटल होते हैं, या 12 घंटे ऐसे मत लगाओ। दोपहर को 12 बजे भेजा गया, शाम को 6 बजे वो पहुंच गया, तो 6 घंटा ये चला वो। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके कितना आया, 360 आया। 12 मिनट का टाइम लगा जाने में, उसको हम कम करेंगे, आएगा 348। ठीक है, 348 मिनट का टाइम लगा। अब एक देशांतर को पार करने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लेता है, एक देशांतर को पार करने में सूर्य का प्रकाश कितना टाइम लेता है, 4 मिनट का टाइम लेता है। एक देशांतर को पार करने में सूर्य का प्रकाश कितना टाइम लेता है, 4 मिनट का टाइम लेता है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हमें देशांतरों का पता चलाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 348 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 87 आएगा। ठीक है, और ये पूर्व में होगा। किस कौन सी साइड में होगा, पूर्व में होगा। अगला क्वेश्चन भाई, 25 डिग्री दक्षिण तथा 80 डिग्री 45 मिनट और 45 सेकंड। 80 मिनट 45 डिग्री 45 सेकंड पश्चिम में स्थित किसी स्थान का प्रतिव्यासत है। 25 डिग्री तथा 80 डिग्री 45 मिनट 45 सेकंड पश्चिम में किसी स्थान का प्रतिव्यासित है। 25 मिनट नॉर्थ तथा 99 डिग्री 14 मिनट 15 सेकंड ईस्ट। 2 डिग्री 74 मिनट 75 सेकंड। 99 डिग्री 14 मिनट 15 सेकंड पूर्व। 65 डिग्री नॉर्थ 29 डिग्री 74 मिनट 74 मिनट और 75 सेकंड। तो देखो इस क्वेश्चन का आप आंसर डायरेक्टली मेरे तरीके से, तो देखो मैं तो क्या करता था, जब ऐसा क्वेश्चन आता था, देखो ये क्वेश्चन क्या है, समझने वाला है, और ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है ये, तो आपको यदि समझ में नहीं आता तो आप क्या करो, इसको तुक्का लगा के आओ। मैं मेरी अकॉर्डिंग राय बता रहा हूँ मैं, बाकी मैं समझा सकता हूँ। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है सारा का सारा, यहाँ पर सारा का सारा लिखा हुआ है। लेकिन देखो मैं तो ये, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये, तो बेस्ट आप इसको छोड़ दो। इसको समझ में जितना टाइम लगा रहे उतना टाइम आप कहीं दूसरा टॉपिक याद करने में लगाओ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
विश्व के मानचित्रों को बनाने के लिए टॉलमी ने ऊपरी तौर पर निम्नलिखित प्रक्षेप में के एक परिवर्तित रूप का उपयोग किया था। देखो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का मेन बेस है वो टॉलमी है। कौन है? टॉलमी है। विश्व के मानचित्र को बनाने के लिए टॉलमी ने ऊपरी तौर पर निम्नलिखित प्रक्षेप के एक परिवर्तित रूप का उपयोग किया था। शंक्वाकार प्रक्षेप है, द्विदिशीय समदूरस्थ प्रक्षेप है, मर्केटर प्रक्षेप है और बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है। तो ध्यान रखो, टॉलमी महोदय ने किसका प्रयोग किया था भाई? उन्होंने किया था शंक्वाकार प्रक्षेप का प्रयोग। देखो, टॉलमी ने विश्व का मानचित्र रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाया था। ठीक है, टॉलमी ने विश्व का मानचित्र रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाया था, जिसमें उसने पहली बार अक्षांश एवं देशांतर पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या किया? सबसे पहले विश्व का मानचित्र, टॉलमी ने विश्व का मानचित्र रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाया, जिसमें उसने पहली बार अक्षांश एवं देशांतर पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। यदि 1 सेंटीमीटर से 30 किलोमीटर के पैमाने पर बने हुए मानचित्र को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो बढ़े हुए मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न क्या होगा? देखो, आपने लघुकरण और विवर्धीकरण पढ़ा होगा। लघुकरण और विवर्धीकरण आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार इसको जरूर पढ़ना। आपको नहीं पता लघुकरण विवर्धीकरण का तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं इसको समझा दूंगा एक क्वेश्चन में। मैं एक क्वेश्चन ले लूँगा लघुकरण और विवर्धीकरण का ही, बाकी मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन लिया हुआ है, बहुत आगे है वो, लेकिन एक बार ज़रूर कमेंट करना कि लघुकरण विवर्धीकरण आपको समझ में आ रहा है या नहीं। दूसरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना प्लीज़, यदि आप चैनल पर नए हो तो। तीसरी बात, वीडियो को लाइक कर दो। चौथी बात, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं अपनी ड्यूटी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको भी इतना सा हक है कि आप भी अपनी जो ड्यूटी है उसको, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो करो। प्रेजेंट में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, तो देखो मैं समझाता हूँ इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या था, पहले कोई पैमाना था, पहले कोई मानचित्र था, वो किस पर बना हुआ है? 30 किलोमीटर पर बना हुआ है। 30 किलोमीटर के पैमाने पर बना हुआ है, मतलब 1:30 लाख की मापनी पर बना हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? मानचित्र को 3 गुना बढ़ा दिया गया। हमने क्या किया? मानचित्र को बढ़ाया। ठीक है, किसको बनाया? मानचित्र को 3 गुना बढ़ाया है। तो आपको पता होगा कि जब मानचित्र का आकार बढ़ाते हैं, मानचित्र का जब आकार बढ़ाते हैं तो क्या होता है? मापनी भी बढ़ती है। जब मानचित्र का आकार बढ़ाते हैं तो मापनी भी बढ़ती है, और जब मापनी बढ़ती है तो जो संख्यात्मक मान होता है वो घटता है। कितना गुना बढ़ा है? 3 गुना। तो जब मानचित्र का आकार 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो मापनी भी 3 गुना बढ़ेगी, तो जो संख्यात्मक मान होगा वो कितना होगा? 30 लाख डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। कितना आएगा? 1 लाख आएगा। समझ गए होंगे? देखो, मानचित्र का आकार का मतलब है भाई, यहां पर किसको क्या है? मानचित्र को 3 गुना बढ़ाया गया है। ठीक है, मानचित्र को 3 गुना बढ़ाने का मतलब है, विश्व का मानचित्र है उसमें भारत छोटा सा दिख रहा है। हमने भारत का मानचित्र बनाया, उसमें राजस्थान छोटा सा दिख रहा है। हमने राजस्थान का मानचित्र बनाया, उसमें जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वो छोटी सी दिख रही है। फिर हमने अलवर का बनाया, उसमें मेरा गांव दिख रहा है। ठीक है, हमने क्या कर रहे हैं? हम मानचित्र का आकार बना रहे हैं, मानचित्र को बढ़ा रहे हैं। हम मानचित्र को बढ़ाने का मतलब है हम गाँव तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाँव तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, मानचित्र को बढ़ा रहे हैं हम। तो आप बता सकते हैं जो मापनी का मान है वो मेरे गांव के मानचित्र का बड़ा होगा या विश्व के मानचित्र का? मैं मान की बात कर रहा हूँ, संख्याओं की। तो संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो विश्व का मानचित्र है
जो समथिंग 1:2 करोड़ की मापने पर बना होता है, और जो मेरा गांव का मानचित्र होगा वो समथिंग 1:1980 से 3960 के बीच में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से होगा। दूसरा, यहाँ पर देखो एक तरीके से क्वेश्चन और पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। यदि क्वेश्चन में आता कि मानचित्र की मापनी को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो जब मानचित्र की मापनी को 3 गुना बढ़ाओगे तो भाई क्या होगा, यहाँ पर 3 लाख, जो 3 लाख है वो 3 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, जो 3 लाख है वो 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मापनी का मान बढ़ रहा है। फिर देखो लघुकरण विवर्धीकरण यहाँ पर है। जब आप लघुकरण और विवर्धीकरण को समझ जाओगे ना, तो ये जो क्वेश्चन आया है इसको आप 100% समझ जाओगे, बिल्कुल गजब तरीके से। रंभ रेखाएं हैं, बताओ भाई रंभ रेखा क्या है? पृथ्वी तल पर एक रेखा जो सभी मध्याह्न रेखाओं को एक ही कोण पर काटती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के लिए एक प्राविधिक नाम। इसके अलावा है ग्रीनविच रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जोड़ने वाली रेखा, रेखा जो मर्केटर प्रक्षेप पर सही दूरी को दिखाती है। बताओ रंभ रेखा क्या होती है? मैं बताता हूँ। देखो रंभ रेखा या लॉक्जोड्रॉम भी बोलते हैं, ध्यान रखना। रंभ रेखा को क्या बोलते हैं? लॉक्जोड्रॉम कहते हैं, जो सभी मध्याह्न रेखाओं को समान कोण पर काटती है। जो सभी मध्याह्न रेखाओं को समान कोण पर काटती है उसको क्या बोलते हैं? लॉक्जोड्रॉम कहते हैं या रंभ रेखा कहते हैं। ठीक है, देखो प्रोजेक्शन की बात की जाए तो प्रोजेक्शन में जो लॉक्जोड्रॉम था, जो रंभ रेखा था, उसका प्रयोग किया जाता था मर्केटर प्रक्षेप में। किसमें? मर्केटर प्रक्षेप में। और वहाँ पर लॉक्जोड्रॉम का मतलब होता था एक पथ 9 दिशा। ये मेरे अनुसार पढ़ लेना चाहिए हमें कि मानचित्र कला पर प्रथम ग्रंथ किसने लिखा था। तो ध्यान रखना भाई लोगों, मानचित्र कला पर पहला ग्रंथ किसने लिखा था? टॉलमी जी ने लिखा था। किसने? टॉलमी महोदय ने लिखा था। मानचित्र कला पर प्रथम ग्रंथ किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा था। आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। A.H. रॉबिन्स, C.K. वेंटवर्थ, E. रेंज तथा J. हेनरी, G.H. स्मिथ। आपेक्षिक उच्चावच, कोणीय ढाल, औसत ढाल की स्पर्शज्या, बिंदुओं का प्रयोग। ABCD ये 4 हैं, मिलान कर दो भाई, मिलान करके प्रूफ दे दो कि भाई हमें ये क्वेश्चन आता है। बता दो मेरे को, मैं बता देता हूँ आपको। देख लेते हैं भाई। देखो बिंदुओं का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? A.H. रॉबिन्स ने किया था। कोणीय ढाल का प्रयोग C.K. वेंटवर्थ ने किया था। औसत ढाल का प्रयोग रेज व हेनरी ने किया था। और आपेक्षिक उच्चावच का प्रयोग स्मिथ ने किया था। ठीक है, सारी बातें ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। देखो आपने एक गाना सुना होगा, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। ये गाना सुना होगा आपने। यहाँ पर जो इश्क है ना, इसकी जगह हमें ज़ेरफ सेट करना है। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। ठीक है, ये गाना बहुत सारी बार सुना होगा, नहीं सुना है तो अब भी यूट्यूब पर सुनो इस गाने को। और यहाँ पर जो ये तेरा शब्द है ना, तेरे, तेरा, यहाँ पर ज़ेरफ सेट करो भाई, कि ज़ेरफ के इश्क में पागल हो गया ये दीवाना तेरा रे। इस तरीके से सेट करो। ज़ेरफ चाहिए हमें भाई, ज़ेरफ चाहिए मेरे को, रिजल्ट चाहिए, हर हाल में चाहिए रिजल्ट मेरे को। ऐसे नहीं होगा। पूरी लाइफ नहीं पढ़ना है हमें, लाइफ में एंजॉय करना है भाई, पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ना है। सफलता वही होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग मिलती है। खुशी वही होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग मिलती है। जब टाइम के अकॉर्डिंग सब काम होता है तभी ही मज़ा आता है भाई, बिना टाइम के मज़ा नहीं होता। आप 60 साल की या 30 साल की, सॉरी
40 साल की एज में आप जॉब के लगते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, कोई मतलब नहीं है बनने का। आप 30 साल की एज में जेआरएफ निकाल रहे हो, कोई मतलब नहीं है जेआरएफ निकालने का। बेस्ट है आप अब भी निकालो। अगली बार का इंतजार मत करो, नहीं पता अगली बार क्या होगा। पता नहीं एग्जाम से पहले हम बीमार हो जाएं, किसी एक्सीडेंट में हम ऊपर पहुंच जाएं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें नेक्स्ट टाइम का इंतजार नहीं करना है, उस नेक्स्ट टाइम को अब भी लेके आना है और अब भी करना है, हर हाल में करना है। अब भी दिमाग में ठूंस लो कि जेआरएफ चाहिए मेरे को। और भगवान, ये भी समझो कि मैं बहुत लक्की हूँ, आप लोग बहुत लक्की हो कि आपको भगवान ने फिर से एक नया चांस दे दिया, कुछ दिन का एक्स्ट्रा टाइम देकर। भगवान ने बोल दिया कि लोग करो मेहनत और लो एक्स्ट्रा टाइम, अब तो निकालो जेआरएफ। भगवान भी दुखी हो रहा है कि भाई ये लोग जेआरएफ नहीं निकाल रहे, मैं दे रहा हूँ दोबारा टाइम, अब निकालो। और मैं आपको कितना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप खुद को लग रहा होगा। ठीक है, तो भाई लोगों, इस मौके को मत गवाओ। वो एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि जब चिड़ियाँ चुग जाती हैं खेत, बाद में पछतावा करने से क्या मतलब है। जब भाई खेत से चिड़ियाँ दाने को चुग गई, उस बीज को चुग गई, फिर बैठ के रोने से मतलब है क्या। कुछ नहीं, बैठ के रो लो, कुछ नहीं होने वाला। ये मौका निकल जाएगा, उसके बाद आप दूसरे मौके का इंतजार करोगे, इस मौके में कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट है, अब आपके पास टाइम है, 100% दो और टाइम का सदुपयोग करो। मैं आपको पीडीएफ लेना चाहो तो पीडीएफ ले लो भाई, ये मेरे कांटेक्ट नंबर हैं। मैं आपको इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। कोई डाउट हो कॉल करके पूछो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो पूछो, मैं आपकी हर एक तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, पीडीएफ लो सभी के सभी। यदि किसी सर्वेक्षणकर्ता को सर्वेक्षण हेतु डंपी लेवल या थियोडोलाइट में से केवल एक उपकरण का चयन करना हो तो वह थियोडोलाइट को चुनेगा। कारण, थियोडोलाइट क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के मापनों को संपन्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर दो भाई, मैं ही बता देता हूं। देखो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। थियोडोलाइट की सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों को मापा जाता है। आपने पढ़ा होगा थियोडोलाइट के बारे में, एमए फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल में चलता है थियोडोलाइट, जिसमें आपको टीचर ने जो प्रैक्टिकल करने के लिए आता था उसने आपको दिखाया होगा, प्रोफेसर ने। उसमें हम कोई किताब को उल्टी भी रख लेते हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं आसानी से। आपको ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया होगा उसने। दूरी की माप, तल मापन, दिक्मान प्रेक्षण आदि कार्यों हेतु इसका उपयोग किया जाता है। यही कारण है इसे संपूर्ण उपकरण कहा जाता है। थियोडोलाइट को संपूर्ण उपकरण कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा दूरी का माप की जाती है, तल का मापन किया जाता है, दिक्मान प्रेक्षण आदि कार्य किए जाते हैं। पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 117। दो प्रामाणिक रेखाओं वाले शंकु प्रक्षेप के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ढेर सारे कमेंट करो। हर एक चीज़ की आपको छूट है। जहाँ भी डाउट हो मेरे पास कमेंट करो। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपका डाउट क्या है। तो प्लीज़ डाउट को क्लियर करो ज़रूर। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से शेयर करो। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, करंट के वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लिंक पड़े हुए हैं, तुक्का मारने का, टाइम मैनेजमेंट का, उन सभी को देखो। दो प्रमाणिक रेखाओं वाले शंकु प्रक्षेप के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करो। पहला, अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों की चाप है तथा समदूरस्थ हैं। देशांतर रेखाएं सकेंद्रीय वक्र रेखाओं के
त्यासों के रूप में एक ही केंद्र से बाहर की ओर निकलती हुई सीधी रेखाएं हैं। मापक केवल दो प्रमाणिक अक्षांशों पर ही सही है। ध्रुव को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन वक्तव्यों में से कौन सा सही है बताओ भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर सही है ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, आपको क्या बताना है। देखो, दो प्रमाणिक रेखाओं वाले शंकु प्रक्षेप। पहले बात तो हमें प्रोजेक्शन को पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लो, प्रोफेसर के लिए काम आ सकता है। अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों की चाप हैं तथा समदूरस्थ हैं। भाषण में मैं भूल गया कि प्रोजेक्शन नहीं पढ़ाना है। अब तो मैं इसको छोड़ूंगा थोड़ी ना, जब मैं क्वेश्चन को पढ़ लिया तो बता देता हूँ आपको। दूसरी बात सही है, तीसरी बात सही है, पहली बात सही थी, ये बात गलत है। ध्रुव को एक बिंदु द्वारा दिखाया जाता है। अधिक लंबी अवधि में वर्षा के वास्तविक वितरण को दिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आरेख है। अधिक लंबी अवधि में वर्षा के वास्तविक वितरण को दिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आरेख है चक्र आरेख, सपरिक्षेपण आरेख, प्रकीर्ण आरेख और दंड आरेख। तो यहां पर सही आंसर होगा भाई लोगों ऑप्शन बी, सपरिक्षेपण आरेख। ऑप्शन बी कौन सा होगा, सपरिक्षेपण आरेख। निम्नलिखित में से किस परिच्छेदिका द्वारा किसी स्थल रूप की क्षैतिज रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है। संक्रमण परिच्छेदिका, अध्यारोपित परिच्छेदिका, प्रक्षिप्त परिच्छेदिका और मिश्रित परिच्छेदिका। आंसर दे दो भाई लोगों, आंसर दे दो। देखो यहां पर क्या होगा, मिश्रित परिच्छेदिका आएगा। मिश्रित परिच्छेदिका बनाने के लिए अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में सबसे ऊंचे भाग को दिखलाने वाली रेखा को छोड़कर परिच्छेदिकाओं के शेष भाग मिटा दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, मिश्रित परिच्छेदिका आएगा। क्वेश्चन पढ़ लो, किसी परिच्छेदिका द्वारा किसी स्तर रूप की क्षैतिज रेखा को प्रदर्शित किया जाता है मिश्रित परिच्छेदिका द्वारा। प्रोजेक्शन हमें पढ़ना नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार वाला। बंदरगाहों पर विचार करो। जिब्राल्टर, कोलंबो, सिंगापुर, अदन। लंदन से योकोहामा के भूमध्य सागर, लाल सागर समुद्री मार्ग पर बंदरगाहों की अवस्थिति का सही अनुक्रम है 1 2 3 4, 1 4 2 3, 4 1 3 2, 3 1 4 2। यहाँ से पता चलेगा कि किस किस को थोड़ा थोड़ा मानचित्र का नॉलेज है। जिस बंदे को मानचित्र का नॉलेज है, जिसको 100% सही करेगा, जिसको नहीं है वो 100% गलत करेगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, जिब्राल्ट होगा, जिब्राल्ट से अदन होगा, अदन से कोलंबो होगा, कोलंबो से सिंगापुर होगा। यहाँ पर आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन का दे दो आंसर। यंत्र दिए हुए हैं, दूसरी साइड उद्देश्य दिए हुए हैं। प्लेनीमीटर, पेंटोग्राफ, पैरेलैक्स, क्लाइनोमीटर। बोतल पर कोण और ढाल मापता है। मानचित्र पर क्षेत्र मापता है। मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण करता है। फोटोग्राफ के आधार पर ऊंचाई मापता है। ऑप्शन चाहिए आपको, यह रहे ऑप्शन साइड में देख लो, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में ऑप्शन है। अब दे दो भाई आंसर, यहां पर है ऑप्शन। मैं देता हूं प्लेनीमीटर क्षेत्रफल मापने के लिए, ठीक है। पेंटोग्राफ का मानचित्रों के लघुकरण और विवर्धीकरण के लिए। पैरेलैक्स भूतल पर कोण और ढाल मापने के लिए। क्लाइनोमीटर, क्लाइनोमीटर का प्रयोग कहां किया जाता है भाई, सॉरी मैंने गलत मिला दिया। प्लेनीमीटर क्षेत्रफल मापने के लिए, पेंटोग्राफ लघुकरण और विवर्धीकरण के लिए, ठीक है। पैरेलैक्स के द्वारा क्या किया जाता है, फोटोग्राफ के आधार पर ऊंचाई मापता है
और क्लाइनोमीटर भूतल पर कोण एवं ढाल मापता है। ठीक है, प्लेनीमीटर मानचित्र का क्षेत्रफल मापता है। पेंटोग्राफ के द्वारा मानचित्र का लघुकरण और विवर्धीकरण किया जाता है। पैरालैक्स फोटोग्राफर के आधार पर ऊंचाई मापी जाती है। क्लाइनोमीटर भूतल पर कोण एवं ढाल मापता है। अत्यधिक भिन्न आकार की ग्रामीण बस्तियों वाले क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण निरूपित करने के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी मानचित्र विधि है? आंसर दो भाई, आंसर दो। वर्णमात्री समान रेखा विधि, बिंदु विधि, बहुबिंदु विधि या आनुपातिक वर्ग विधि? तो यहां पर आएगा भाई बहुबिंदु विधि। बहुबिंदु विधि क्या होती है देख लो। बहुबिंदु विधि विभिन्न आकार के बिंदु एक निश्चित जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, अतः ये विभिन्न आकार की बस्तियों में जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त होता है। मौसम मानचित्र में वायु वेग। मौसम मानचित्र में वायु वेग की क्षेत्रीय विभिन्नता को किसका वितरण दर्शाते हुए सर्वाधिक सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? वायु दाब प्रवणता, चक्रवात तथा अवदाब, वाताग्र तथा वायु राशियां, उच्च दाब तथा निम्न दाब। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर दो भाई। मैं खुद बता देता हूं भाई, यहां पर क्या होगा देखो। मौसम मानचित्र में वायु वेग की क्षेत्रीय विभिन्नता को किसका वितरण दर्शाते हुए सर्वाधिक सही रूप से स्पष्ट किया जाता है? किसका? वायुदाब प्रवणता का। किसका? वायुदाब प्रवणता का। ठीक है, आज हमने देखो कितना मिनट का वीडियो बनाया, 47 मिनट का वीडियो गया, समथिंग 48 मिनट का हो गया, और हमने समथिंग 40 प्लस क्वेश्चन पढ़ लिए अच्छे तरीके से, और ओवरऑल हमारे 150 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बहुत बेस्ट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। सभी वीडियो को लाइक करो, ढेर सारे कमेंट करो, मेरे साथ परमानेंटली बने रहो। सफलता 100% मिलेगी। काम करो, मेहनत करो, मेहनत। सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमें अपनी सीढ़ियाँ खुद बनानी है क्योंकि हमें आसमान तक जाना है। सीढ़ियाँ मुबारक हो उनको जिनको केवल छत तक जाना है। सीढ़ियाँ हमें हमारी बनानी है क्योंकि हमें आसमान तक जाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। बने रहो रेगुलर। थैंक्स देखने के लिए। बाय।